हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी है ना। कल मैंने आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स के बारे में बताया था, है ना। इसका मतलब क्या होता था? देनदार और लेनदार। आज आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं, है ना। आपके पॉइंट्स ऑफ स्टडी में फर्स्ट पेज पर ही दे रखा हुआ है, बैड डेट्स। आपका पॉइंट है बैड डेट्स, बैड डेट्स, जिसे हिंदी में डूबत ऋण बोलते हैं, डूबत ऋण। बैड डेट्स का मतलब होता है डूबत ऋण, है ना। इफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेब्टर्स इज incurable is called bad debts. It is a loss for business. इसका क्या मतलब हुआ? देनदार। मान लीजिए मैंने कल आपको देनदार और क्रेडिटर्स और डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के बारे में बताया था। डूबत ऋण का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को आपने, जैसे मान लीजिए राम को आपने 10,000 रुपये क्रेडिट उधार दिए, ठीक है। उसका बिजनेस में लॉस हो गया, है ना। बिजनेस में लॉस हो गया और वो आपके 10,000 रुपये लौटा नहीं सका, है ना। वो क्या कहलाएगा? डूबत ऋण। इसका क्या मतलब हुआ? बैड डेब्ट्स के आपके पैसे जो थे 10,000 रुपये थे वो डूब गए, बैड डेब्ट्स हो गए। डूबत ऋण मतलब डूब गए। आपने राम को जो 10,000 रुपये उधार दिए थे, बिजनेस में लॉस होने की वजह से वो आपको पैसे वापस नहीं लौटा सका, तो वो कहलाता है बैड डेब्ट्स, मतलब आपके पैसे डूब गए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वाउचर। वाउचर ये प्रमाणक होता है, इस हिंदी में प्रमाणक कहते हैं, है ना। इसका क्या मतलब होता है? ए राइट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और पेपर वेरीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप ट्रांजेक्शन का मतलब मैंने कल भी आपको बताया था। ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन होते हैं। आप क्या लेन देन कर रहे हो बिजनेस में, है ना। ट्रांजेक्शन मीन्स लेन देन होते हैं। वाउचर प्रमाणक को वो दर्शाता है ना। एक वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स होता है जो लेन देन दर्शाता है। आपने कभी बिल बुक देखी होगी, है ना। आपने कभी बिल्स बुक देखी होगी जिसमें आप पर्टिकुलर किसी का भी नाम लिखते हो, उसके नाम से आप बिल बनाते हो, है ना। जो भी आपने लेन देन किया उस बिल के अंतर्गत आप उसको दोहराते हो, है ना, उसको लिखते हो। वो ट्रांजेक्शन कहलाता है, लेन देन कहलाता है। जो बिल से रहता है उसे प्रमाणक कहते हैं, है ना। किसी के भी नाम से अगर आप उसको शो करोगे उसको बोलते हैं वाउचर या प्रमाणक। जिसने आपने लेन देन किया, ट्रांजेक्शन की है, उस बिल से के अंदर वो आपको लिखने के बाद में जो वाउचर रहता है उसके प्रति सामने वाले व्यक्ति को आप देते हो, वो क्या कहलाता है? वाउचर कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड को स्थायी बोलते हैं, स्थायी संपत्ति। फिक्स्ड असेट्स मीन्स संपत्ति, फिक्स्ड मतलब स्थायी। स्थायी संपत्ति, आप देखिए स्थायी संपत्ति के अंतर्गत क्या क्या आता है? असेट्स परचेस और इक्विपमेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूज, है ना। लॉन्ग टर्म यूज, लंबे समय के लिए आपने जो संपत्ति खरीदी है, असेट्स खरीदी है, परचेस की है, वो फिक्स्ड असेट्स के अंतर्गत आती है। मैं असेट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि असेट्स क्या क्या होती है। बट फॉर एग्जांपल अभी मान लीजिए आप, जैसे आपकी फिक्स्ड असेट्स क्या हो गई? बिल्डिंग हो गई, है ना, फर्नीचर हो गया, लैंड भूमि हो गई, मशीन हो गई, मशीनरी, ठीक है। ये कहाँ में आती है? फिक्स्ड असेट्स में आती है। बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, है ना। बिल्डिंग मीन्स भवन होता है, फर्नीचर होता है, लैंड आने भूमि होती है, मशीन आने मशीन होता है। एक फिक्स्ड संपत्ति के अंतर्गत आती है। जो स्थायी संपत्ति रहती है उसे जो लंबे समय के लिए आपने खरीदी है, परचेस की है। परचेस मीन्स
परचेस और सेल्स की बात अगर आप करोगे, ठीक है, परचेस मीन्स कॉमर्स में क्रय बोलते हैं, क्रय को खरीदना भी कहते हैं, खरीदना। सेल्स मीन्स विक्रय होता है ना, इसे बेचना शब्द भी यूज करते हैं। तो ये फिक्स्ड एसेट्स काय में आता है, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर होगा, लैंड होगा, मशीन हो गई, ठीक है। पर ऐसी संपत्ति जो आपने परचेस की है, आपने परचेस मतलब खरीदी है, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए, उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स इसके अंतर्गत क्या आता है, देखिए टेंजिबल एसेट्स में क्या है, एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और यूज्ड, फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ईटीसी। देखिए ऐसी संपत्तियां इंटेंजिबल एसेट्स में क्या आती है, ऐसी संपत्तियां जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप गुडविल हो गया आपकी, फॉर एग्जांपल गुडविल, है ना। टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है अदृश्य, अदृश्य, अदृश्य संपत्ति, अदृश्य संपत्ति। फॉर एग्जांपल मैंने लिया गुडविल का, गुडविल मीन्स ख्याति होती है, गुडविल मीन्स ख्याति। अदृश्य क्या मतलब होता है, अदृश्य जो दिखाई नहीं देती, ना उसे आप देख सकते हो ना उसे छू सकते हो, है ना। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने गुडविल का आपको, गुडविल मीन्स ख्याति होती है। ख्याति एक ऐसी चीज़ है, ना उसको आप देख सकते हो ना छू सकते हो। ख्याति का मतलब ये है कि देखिए जैसे मान लीजिए आप बिजनेस कर रहे हो, है ना, आपका बिजनेस है, बिजनेस, आप व्यापार कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस मीन्स व्यापार व्यवसाय कर रहे हो, है ना। और आपका बिजनेस ऊंचाई पर पहुंच गया है ना, और आपका दूर दूर तक नाम चलने लगा है ना, कि उसका बिजनेस, उसका वो नाम है, बट आपकी वो ख्याति हुई, है ना। आपका जो बिजनेस हुआ वो आपकी ख्याति हुई, उस ख्याति को आप देख नहीं सकते, आपने उससे नाम कमाया हुआ है ना, तो आप उसे ना तो देख सकते हो ना छू सकते हो, है ना। वही क्या होती है, टेंजिबल एसेट्स, अदृश्य संपत्ति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड का मतलब होता है तरल, तरल संपत्ति, हिंदी में तरल संपत्ति कहते हैं, ठीक है। द करेंट एसेट्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ कैश और विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इन शॉर्ट टाइम। तरल संपत्ति का मतलब ये होता है, शॉर्ट टाइम मतलब थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए आप बोल सकते हो, अल्प समय के लिए। ऐसी तरल संपत्ति, ऐसी संपत्तियां जो तत्काल किसमें, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे तरल संपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल संपत्ति। मान लीजिए किसी को आपने क्रेडिट, उधार रुपए दिए हुए हैं 10,000 रुपये, और वो तत्काल आपको लौटा देता है, वो तरल संपत्ति। जैसे मान लीजिए कि कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, आपके बैंक में रुपए जमा है ना, तो आप तत्काल निकाल सकते हो। मतलब वो क्या हो गया कि रोकड़ में कन्वर्ट हो गया, कैश में कन्वर्ट हो गया, उसे लिक्विड एसेट। तरल संपत्ति होती है, सीधी सी बात है, तरल संपत्ति का एग्जाम्पल ये है कि थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए, मतलब जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे तरल संपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। करंट का मतलब होता है चालू,
और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है दायित्व, चालू दायित्व, जिसे आप हिंदी में बोलते हो चालू दायित्व। करेंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत द लाइबिलिटीज विच आर टू बी रिपेड इन ए रिलेटिव शॉर्ट पीरियड विच 12 मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, 12 मंथ दे रखा आपको, 12 मंथ्स। करेंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ये हुआ कि ऐसे चालू दायित्व जो 12 महीने के अंदर, 12 मंथ के अंदर चुकाए जाते हैं, उसे करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं, है ना। लंबे समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए चुकाए जाते हैं, उसे चालू दायित्व कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को 1 लाख रुपए उधार दिए और उसकी क्या, मान लो आपने उसको 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 को आपने उसे 1 लाख रुपए केस, 1 लाख रुपए आपने उसको केस दिए, ठीक है। वो अगर आपका देखिए 31 दिसंबर को आपको आपका ईयर फिनिश होता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इसके बीच में अगर वो आपके 1 लाख रुपए वापस चुका देता है तो क्या कहलाते हैं, करेंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है। जो 12 महीने के पहले, मतलब 1 साल के पहले जो चुकाया जाए उसे करेंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, ठीक। इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म मतलब होता है लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए दायित्व। जो भी दायित्व लंबे समय के लिए दायित्व है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में क्या होता है कि लाइबिलिटीज़ डिपेंडिंग upon फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जो लॉन्ग टर्म वो कहलाते हैं जो लंबे समय के लिए, लंबे समय का मतलब ये कि 1 साल से भी ऊपर, 1 साल 2 साल 3 साल, वो क्या होता है, जैसे चालू दायित्व की मैंने बात की, करेंट लाइबिलिटीज़ की बात की थी अभी, तो वो 1 साल के अंदर मतलब 12 मंथ के अंदर आपको चुकाए जाते हैं, उसे करेंट लाइबिलिटीज़ चालू दायित्व कहते हैं। इसका ठीक उल्टा है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि लंबे समय के लिए दायित्व जिसे बोलते हैं, कि लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लंबे समय के लिए चुकाए जाते हैं, जो साल भर से ऊपर रहते हैं, साल 2 साल 3 साल, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मीन्स मैंने आपको पहले भी कहा था पूंजी होता है, कैपिटल का मतलब पूंजी, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय। आपने अपनी पूंजी में क्या क्या व्यय किए, मतलब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, क्या आपने वे एक्सपेंडिचर किए हैं। एक्सपेंसेस इंक्वायर्ड वन परचेस एडिशनल एक्सचेंज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कलेक्टिंग कैपिटल एंड इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस ईटीसी। देखिए क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले मान लीजिए आपने आपका बिजनेस स्टार्ट किया, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने बिजनेस आपका स्टार्ट किया और उस बिजनेस के अंतर्गत आपने क्या क्या व्यय की, है ना, प्रारंभिक जिसे बोलते हैं, ओपनिंग जिसे बोलते हैं, आपने पूंजी व्यय क्या किए, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या की। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम, ठीक, आपने क्या किया, लैंड, आपने भूमि खरीदी, ठीक, लैंड भूमि, बिल्डिंग, उस पर आपने क्या करा, बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग मीन्स भवन, है ना। उसके बाद में मान लीजिए आपने मशीनरी खरीदी, है ना, मशीन खरीदी, मशीनरी, बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लैंड भूमि खरीदी, उस पर आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, मशीनरी खरीदी, है ना। ये जितने भी एक्सपेंडिचर हुए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये पूंजी व्यय कहलाते हैं ना। जो ओपनिंग का रहता है ना, ओपनिंग में आपने जो किया वो क्या कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू मीन्स आयगत होता है, आयगत, आयगत व्यय क्या कहलाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स आयगत व्यय, आयगत होता है। एक्सपेंसेस इंक्वायर्ड ऑन परचेसिंग गुड्स, रनिंग द बिजनेस, प्रोमोटिंग सेल्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। अगर आप अपना व्यापार बिजनेस और भी बढ़ाना चाहते हो, आगे तक उसको बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको मेंटेनेंस करवाना बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस में क्या होगा? मशीन का रिपेयर, या उस बिजनेस को आप बढ़ाना चाहते हो तो जैसे मान लीजिए इसमें आपको कहा गया है कि परचेसिंग गुड्स, आपको परचेज गुड्स माल भी खरीदना पड़ेगा। रनिंग द बिजनेस, आपको अपना बिजनेस रनिंग में रखना है। तो प्रोमोटिंग सेल्स, आपको सेल्स भी करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, जितनी भी आपके पास असेट्स है, असेट्स मैंने कहा है कि जैसे मान लीजिए मशीन, फर्नीचर, जैसे मशीन आपके असेट्स हुई, मशीन हो गई, फर्नीचर ये आपके असेट्स है। मशीन में आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। अगर मशीन मान लीजिए चलते चलते बंद हो गई तो उसका रिपेयर आपको करवाना पड़ेगा, है ना। मशीन हो गई। फर्नीचर अगर आपका टूट फूट गया और नया फिर न्यू फर्नीचर खरीदना हो, ये सब आयगत होते हैं। आयगत का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आपकी आय में से आपने क्या किए? व्यय किया। आपकी इनकम, आय मतलब इनकम होती है, इनकम में से आपने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया। ये सारे जितने होते हैं आयगत व्यय कहलाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद मैंने आपको कहा था, मैं आपको असेट्स के बारे में बताता हूँ। असेट्स, आपके असेट्स क्या क्या होती है, और ये आपको ध्यान रखना है आपके लिए पूरे अकाउंट में। जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे तब तक आपको असेट्स के बारे में पता चल जाएगा, आपके असेट्स क्या क्या होती है ना। असेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे। फर्स्ट है आपकी असेट्स। देखिए असेट्स और लाइबिलिटीज, सेकंड आपका रहता है लाइबिलिटीज, है ना, लाइबिलिटीज। अभी अब असेट्स की बात करते हैं कि आपकी असेट्स क्या होती है। मतलब असेट्स मीन्स आपकी संपत्ति, आपके पास कौन कौन सी संपत्ति असेट्स के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट है आपके पास में कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, इसका क्या मतलब हुआ? कैश का मतलब रोकड़ होता है कॉमर्स में, है ना, रुपया होता है। कैश इन हैंड, रोकड़ हाथ में, हैंड मतलब हाथ में, रोकड़ हाथ में। सेकंड आपके पास में दे रखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। ये सारे आपके असेट संपत्ति में आते हैं। कैश एट बैंक, है ना, बैंक में आपका रुपया जमा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट दे रखा आपका डेटर्स, जिसे क्या बोलते हैं आप? देनदार, जो मैंने पहले आपको बोला है देनदार। ये का फीस, ये असेट्स के अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है बिल्स, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, इसे बोलते हैं प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र, आपके पास एक विपत्र रहता है ना, प्राप्य विपत्र कहा जाता है। नेक्स्ट दे रखा आपको इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हिंदी में विनियोग कहते हैं, विनियोग। 6 पॉइंट दे रखा आपको गुडविल, गुडविल से ख्याति बोलते हो आप, हिंदी में ख्याति। 7 पॉइंट दे रखा आपका लैंड, हो गई आपकी मान लो लैंड, भूमि, है ना। फर्नीचर हो गया आपका, मान लो फर्नीचर,
मीन्स फर्नीचर होता है, ठीक है। 9 पॉइंट ले लीजिए आप, मशीनरी, मशीनरी, मशीनरी। उसके बाद में दे रखा आपको बिल्डिंग आ जाएगा आपका, बिल्डिंग मीन्स भवन होता है, ठीक है। 11 पॉइंट में अगर आप बात करोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसे आप बोलते हो पूर्वदत्त वे, क्या बोलते हो, पूर्वदत्त वे। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जिसे आप, क्लोजिंग का मतलब अंतिम होता है, स्टॉक का मतलब स्टॉक होता है, अंतिम स्टॉक आपके पास में क्या बचा हुआ है वो आ जाता है आपका, है ना। उसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम उपार्जित आय बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, उपार्जित आय। ये आपके जितने भी है असेट्स, ये आपकी संपत्ति कहलाती है। और ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत काम के हैं। जब तक आप अकाउंट पढ़ोगे तब तक ये सारी चीज़ें आपके पास में आती रहेगी कि आपके असेट्स क्या हो गई, है ना, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त वे, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक, एक्रूड इनकम, उपार्जिता, ये सारे असेट्स में आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी आते हैं, है ना, बाकी बट आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आते जाएगा। इसके बाद आपकी लाइबिलिटीज़ क्या, देखिए असेट्स और लाइबिलिटीज़ ये बैलेंस शीट में बहुत आते हैं। अगर आप बैलेंस शीट जब भी पढ़ोगे तो आपको असेट्स मालूम होना चाहिए कि आपके असेट्स क्या है ना, तो आपको ये प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। और आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा कि आपकी लाइबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। अभी आप असेट्स मैंने दे रखी है, आपको इसकी मीनिंग वगैरह अच्छे से प्रिपेयर करना है, देखना है इसे, ठीक है। ओके डियर।